हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों वो कक्षा 10 के अंशाल पेपर पर बेस्ड है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम अंशाल भाव को सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए देखते हैं, ये सेट है 2020 का सेट सेकेंड 824 एन.के का है। तो आप लोग अंशाल निकाल कर और ये सेट निकाल कर आइए हमारे साथ समझते और लिखते और नोट बनाते चलिए। इसमें हम आप लोगों को खंड खा का कराएंगे रसायन विज्ञान में। तो इसमें दिया हुआ जो खंड खा है वो स्टार्ट 5वें क्वेश्चन से होता है। तो पहले जो क्वेश्चन आएगा इसमें 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें आपको एक एक नंबर का मिलेगा 3 क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले उन्हें तीनों क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब कौन सा इसमें तत्व है जो तनु अम्ल है, मतलब एसिड से, तनु अम्ल का मतलब है एसिड, कंसंट्रेट एसिड से क्रिया करके मतलब क्या बनाएगा, मतलब क्रिया करके कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा उधर। तो दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन तत्वों का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है वही क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मतलब उस एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो इसमें क्लोरीन तो है नहीं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तांबा है तो वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, नीचे है, तो ये भी विस्थापित नहीं करेगा। सल्फर भी नहीं करेगा, जो जिंक है यही विस्थापित करेगा। तो ये क्या करेगा, जिंक एसिड से किसी क्रिया करके और क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे जेडेन की क्रिया, कोई एसिड ले लें, तनु एसिड, जैसे H2SO4 ले लें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी क्रिया कराएंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा ZnSO4। अब ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा H2। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं आप कि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर जो जिंक है या जस्ता कहें, वो मतलब एसिड से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ये वो फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय मतलब इसमें पूछ रहा है सेकंड वर्ग का कौन सा तत्व है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में देखेंगे आप, जब ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जब आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर आपको लिथियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, सिलिकॉन है। तो दूसरे वर्ग में दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम आ रहा है। देखिए जो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, मैग्नीशियम का कहाँ का है, द्वितीय समूह का सदस्य है। तो हम क्या किस पर टिक लगाएंगे, मैग्नीशियम पर। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या चीज नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ 4 विकल्प, एकल आबंध, चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन कार्बन सिंगल आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दोस्तों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच पाया जाता है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और उसमें चतुष्फलकीय संरचना भी पाई जाती है, और कार्बन कार्बन आबंध जो एंगल होता है उसमें कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये 3 विकल्प इसका मतलब हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है यही नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड कि यह समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, 6वें का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 उपयोग लिखिए। 2 दिया हुआ है, इसमें आपको 2 इसका उपयोग लिखना है। पहला दिया हुआ धावन सोडा, और दूसरा क्या है, व्यंजक चूर्ण। धावन सोडा और व्यंजक चूर्ण का आपको उपयोग लिखना है, और इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले धावन सोडे का उपयोग। तो धावन सोडे का जो उपयोग होता है दोस्तों वो पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन और
धातु शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग। ये हो गया पहला उपयोग, आपको केवल 2 ही लिखना है और मैंने 4 लिख दिया है। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला है जल की कठोरता दूर करने में। तो दोस्तों जो जल की कठोरता होती है, जल की कठोरता को भी दूर करने में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। अगला है वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में, जो आप लोग सर्फ यूज करते हैं डिटर्जेंट, उसके निर्माण में भी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को 4 उसका यूज बताया धावन सोडे का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं, अगला है विरंजक चूर्ण का उपयोग। यहाँ पर दिया हुआ है विरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ से। तो जो पहला है विरंजक चूर्ण का उपयोग जल के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण, जो जल को शुद्ध करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। अगला है ऊन को सिकुड़ने से बचने में। ऊन जो होता है दोस्तों वो सिकुड़ जाता है, तो उससे बचने के लिए यदि आप विरंजक चूर्ण का उपयोग उसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके सिकुड़न को रोका जा सकता है। तो दूसरा यूज हो गया। तीसरा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म आता है एक दवा के रूप में भी उसका उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला चीनी को सफ़ेद करने में, जो आप चीनी खाते हैं उसको, वो जो सफ़ेद सफ़ेद आता है उसमें विरंजक चूर्ण मिला देते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो चीनी को सफ़ेद करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला है ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग हम करते हैं। किसी मतलब पदार्थ को या किसी कंपाउंड का ऑक्सीकरण करना होता है तो भी विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीकरण में भी किया जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इसको मिटा रहे हैं, ले लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन आप आंसाल में देखेंगे, सेट नंबर 824 यन के 2020 में देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6वें का खा नंबर। क्वेश्चन है 6वें का खा नंबर दिया हुआ है। 6वें का खा है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित क्या करना है, इसको समझाइए। इसको क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, और जो असंतृप्त होता है उसमें क्या मिलेगा, डबल या ट्रिपल मिलेगा। तो पहला जो है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आपको मिलेगा कार्बन कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभी इससे पहले ऑब्जेक्टिव में भी था ये क्वेश्चन, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो तो उसको क्या कहेंगे हम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यदि आपको डेफिनेशन लिखना हो संतृप्त और असंतृप्त के बीच में तो ऐसे लिख सकते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आसानी से। तो यदि इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या करेंगे, संतृप्त में यदि आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और आप जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक एक बॉन्ड तो पहले ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बॉन्ड और बना देंगे और वहाँ पर हर जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है एग्जाम्पल है। और भी ले सकते हो, जैसे 3 कार्बन के लिए लेना है तो आप ये लिख सकते हो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो ऐसे सब जगह जहाँ पर कार्बन की बैलेंसी ना पूरा हो वहाँ क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो भी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका नाम यदि लिखना हो तो इसका नाम 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, इथेन हो जाएगा। इथेन हो जाए, 3 कार्बन लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। तो ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देना हो तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो आप डबल बॉन्ड लगा दें या ट्रिपल। डबल लगाया तो कार्बन 4 बॉन्ड बना, 2 ऑलरेडी बनाया, 2 और हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ भी ऐसे कर दो। तो फिर इसका यदि नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है एथीन, एथीन हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं एल्कीन, इसको लिख सकते हैं एथीन हो गया, और एक नाम होता है एथीन। इसका एक नाम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एथीन। और ट्रिपल बॉन्ड का बनाना हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। अब इसका नाम लिखना हो तो क्या लिख देंगे, इसका नाम होगा एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 6वां क्वेश्चन का ग नंबर है, दिया हुआ है एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है। एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण भी दीजिए। तो जो दोस्तों एल्कोहल और अम्ल की मध्य अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं निर्जलीकरण। तो आइए देखते हैं इसको रिएक्शन के माध्यम से। अम्ल के एल्कोहल से अम्ल की क्रिया, तो एल्कोहल की जगह पर हम लिख दे रहे हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया किसी अम्ल से कराएंगे, जैसे H2SO4 से करा देते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड Al2O3 एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्रिया कराएंगे दोस्तों। तो यहाँ से इसकी क्रिया, यहाँ से OH और इसका एक हाइड्रोजन लेकर यहाँ वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बन, यहाँ एल्कीन हो गया, इसके बाद बन जाएगा वाटर H2O, H2O बन गया। इसका जो नाम होगा दोस्तों, इसका नाम है एथीन। इसका नाम लिख सकते हैं एथीन, या इसी को कहते हैं हम एल्कीन, एथीन या एल्कीन नाम है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, एल्कोहल की क्रिया अम्ल से हुई तो क्या बना, एथीन बना और वाटर बना। इसी अभिक्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है, जल निकलता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों यदि पेपर में आता है आपको कि जब एल्कोहल की क्रिया किसी अम्ल से होती है तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो उसको बताएंगे आप निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
आई होप फ्रेंड कि आपको जितना भी बताया गया वो समझ में आया होगा। अब इसके आगे इसी अंशाल को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।